Hi and hello everyone. Welcome to Sprint 2PSC. So we are discussing class 12th history of Tamil Nadu board. This is chapter 23 which is all about the reformation and counter reformation. So इसके पहले जो फेज़ चल रहा था वो चल रहा था रेनेसां का फेज़, है ना. रेनेसां के बाद आप मान लीजिए एक रिफॉर्मेशन का पीरियड भी चल रहा था एंड यू कैन से दिस इज़ अ पीरियड वेर इन विच द रिलीजियस सेक्शन was reformed. More or less, religious section was the one which was in focus. But when we talk about the Renaissance is more about overall development, overall reformation, और हिंदी में आप बोल लीजिए पुनर्जागरण, राइट. सो यहाँ पर ये जो है आप पहले कंटेंट देख लीजिए इस चैप्टर के क्या क्या है. व्हाट ऑल आर द कॉजेज ऑफ रिफॉर्मेशन, मार्टिन लूथर का क्या रोल रहा है रिफॉर्मेशन में, उल्रिच ज्विंगल का क्या रोल रहा है, जॉन कैल्विन का क्या रोल रहा है, काउंटर रिफॉर्मेशन क्या है और रिफॉर्मेशन के क्या क्या इफ़ेक्ट हुए हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली देख लीजिए रिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रहा था, यूरोप में ही हो रहा था और ये हो रहा था बेसिकली 16th सेंचुरी के आसपास. सो यहाँ पे क्या हो रहा था ना, देयर वाज अ वेरी बिग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द क्रिश्चियन चर्च इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूरोप. तो यूरोप में क्या हो रहा था, यूरोप में चर्च ने बहुत ही ज़्यादा अपनी डोमिनेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करके रखी हुई थी. चर्च और जो चर्च के जो प्रीस्ट वगैरह हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजिशन ऑक्यूपाई करके रख ली थी और फ्यूडलिस्टिक पॉलिसीज़ अडॉप्ट करके रखी हुई थी. तो उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट मान लीजिए एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से एक नए रिलीजन का जो है एमरजेंस हुआ जो कि है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजन. तो आप जानते हो कि क्रिश्चियन रिलीजन इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू religious sects, you can say the कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स. तो प्रोटेस्टेंट्स का जन्म यहीं से ही हुआ, एमरजेंस यहीं से ही हुआ. सो एक बहुत ही बड़ी रिलीजियस मूवमेंट थी. ठीक है, और यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस चेंजेस नहीं देखोगे बट यहाँ से आप एक नया एरा देख लोगे जो कि पूरा रिफॉर्म होना शुरू हो गया. और ये रिफॉर्मेशन बेसिकली जनरेट हुआ था, स्टार्ट हुआ था जर्मनी से और लेटर ऑन दूसरे कंट्रीज़ यूरोप के वहाँ पर फैला. अब देखिए कॉजेज़ पहले जानते हैं. तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट कॉजेज़ इज़ द क्रिश्चियन चर्च. तो क्रिश्चियन चर्च किसके अंदर हुआ करता था, पोप के अंदर. आज भी पोप एक बहुत ही अच्छी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है. तो क्रिश्चियन चर्च पोप जो है उसके अंदर आता था और पोप जो था सारी चीज़ें कमांड किया करता था. बट मिडिल एजेस में इनके जो इंस्टीट्यूशंस थे वो फ्यूडलिस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो गए थे और बहुत ज़्यादा लैंड और वेल्थ ये लोग ऑक्यूपाई करने लगे थे. पोप के पास सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस पावर नहीं, इसने पॉलिटिकल पावर भी ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था, यानी कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था इनका, है ना. पॉलिटिकल अफेयर्स में भी ये हस्तक्षेप करते थे. इसकी वजह से इन्होंने अपनी जो स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ है, रिलीजियस ड्यूटीज़ है, उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया. पोप और जो क्लर्जी थे वो लग्जरियस लाइफ वगैरह जीने लगे, है ना. और पोप जैसे कि अलेक्जेंडर 6, लुइस 2, लियो 10th who lived in the 15th and the 16th centuries with their activities undermined the respect and prestige of the church. ओके, तो ये पहला रीज़न था. दूसरा रीज़न रेनेसां. ठीक है, रेनेसां इज द सेकेंड रीजन. अब रेनेसां आ गया था तो नाउ पीपल स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आ गई, है ना. अमंग द मासेस लोग डाउट करने लगे चीज़ें, लोग बाइबल खुद से पढ़ने लगे और ये रियलाइज़ करने लगे कि चर्च की क्या एक्चुअल एक्टिविटी है, क्लर्जी की क्या एक्चुअल एक्टिविटी है ना. एंड दे वर नॉट अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्ट ऑफ द बुक्स, है ना. होली बुक बाइबल के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहे हैं अब. और इन द प्रिसीडिंग ईयर्स ऑफ द रिफॉर्मेशन बहुत से राइटर्स ने जो लग्जरियस और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस जो चर्च में होती आ रही हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया, उनको कंडेम किया. ये कुछ राइटर्स के वर्क हैं जैसे कि जॉन वेक्लिफी हैं. ठीक है, ये इंग्लैंड से थे. इन्होंने पोप की अथॉरिटी और उसकी मिसडीड्स को क्रिटिसाइज़ किया. उन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया था और इट इज़ कंसिडर्ड एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन. ओके, नाउ आपके जो रैसमस हैं उन्होंने भी सुपरस्टिशंस के खिलाफ बोला, उन्होंने क्लर्जी के सुपरस्टिशंस के खिलाफ बोला. उनकी जो बुक थी द प्रेज ऑफ फॉली, ठीक है, जो 1509 में पब्लिश हुई थी उसके द्वारा. फिर जॉन हस की बात करते हैं. ये एक बोहेमियन थे एंड इन्होंने चर्च को रिफॉर्म करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया था बट ही वॉज कंडेम्ड फॉर हिज राइटिंग अगेंस्ट द चर्च एंड ही वॉज बर्नड टू डेथ. ओके,
इन द अर्ली एफर्ट्स ऑफ हिज रिफॉर्म मूवमेंट इन्होंने बताया कि जो चर्च है उसकी क्या क्या इंटेंशंस हैं और किस तरह से रिफॉर्मेशन होना चाहिए. ओके, सो इस तरह से आपको देखने मिलेगा दीज आर द अर्ली एफर्ट्स टू रिफॉर्म द चर्च. ओके, नाउ थर्ड रीज़न, द एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट इन द यूरोप. तो देखो अब जैसे जैसे कि हमने पढ़ा था जोग्राफिकल डिस्कवरी हुई, अब यूरोप के लोग दूसरे लैंड में जाने लगे, दूसरे लैंड में जाने लगे तो नेशन स्टेट डेवलप होने लगे. और ये जो यूरोपियन कंपनीज हैं, दूसरे लोग हैं, उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कहाँ पे वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंजॉय करने लगे. ठीक है, पोप एम्परर का इन्फ्लुएंस कम हो गया. पीपल बिगिन टू रिस्पेक्ट द किंग एंड द नेशंस, है ना. अब लोग किंगशिप में बिलीव करने लगे. ओके, इसी वजह से द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल चर्च स्लोली गेव अवे टू द नेशनल चर्चेस. नाउ अब मार्टिन लूथर का कंट्रीब्यूशन जानते हैं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आपके पूरे रिफॉर्मेशन मूवमेंट में. तो बेसिकली इनके बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल ले लीजिए. the reformation basically started in where Germany, as I already told you. ये किसके द्वारा लीड किया गया था. It was led by Martin Luther. Okay, ये इनका जो जन्म हुआ था वो आइसलबिन में हुआ था 1483 में. ऑर्फोर्ड यूनिवर्सिटी से ये एजुकेटेड थे और ये 1508 में मॉन्क बन गए थे. फिर 2 साल बाद ये विज़िट किया इन्होंने रोम में, एंड ही वॉज वेरी वेरी शॉक्ड to see the worldly life led by the Roman clergy. तो बहुत ही शौक थे कि रोमन क्लर्जी कितनी अच्छी वर्ल्डली लाइफ और कैसी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं. फिर उसके 2 साल बाद ही रिसीव्ड हिज डॉक्टरेट इन थियोलॉजी. ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने एज अ प्रोफेसर ऑफ थियोलॉजी सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया. उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे सिस्टमेटिक कैंपेन्स जो है वो शुरू कर दिए. ये बताना शुरू कर दिया कि चर्च के क्या क्या ईवल्स हैं. ठीक, फिर उसके बाद देखें इन 1517 पोप लियो 10 उन्होंने जॉन टैट्जल को भेजा जर्मनी में टू सेल द इंडल्जेंस. अब आप बोलेंगे कि ये व्हाट इज़ द सेलिंग ऑफ इंडल्जेंस. सो देखो क्या होता है कि जैसे कि अगर आपने कोई सिन किया है, अगर आपने कोई पाप किया है, तो अपने पाप का पश्चाताप अगर आप करना चाहते हो, आपको पता है, आपको रियलाइजेशन हो गया है कि आपने कुछ पाप किया है, अब आपको उस पाप को दूर करना है ना. तो यहाँ पे चर्च ने एक सोल्यूशन बताया उसका कि आप क्या करो, आप जो है पैसे दो, जो भी चर्च बनाए जा रहे हैं उसमें उसको रिनोवेट करने के लिए मनी रेज करो, तो उससे आपके पाप धुल जाएंगे. जैसे कि आप इंडिया में लोग बहुत से मानते हैं कि गंगा में नहाने से आपके पाप धुल जाते हैं. यहाँ पे बोला जा रहा है यू कैन सेल योर इंडल्जेंसेस, ओके, बाय गिविंग और बाय रेजिंग द मनी. ओके, सो इस तरह से उन्होंने ये सोल्यूशन बताया. एंड एन इंडल्जेंस वॉज ओरिजिनली मेंट अ प्रॉमिस given to a sinner for the remission of the punishment if he repented and confessed his sins. So आपके जो पोप लियो 10 है उन्होंने he used this sale of indulgence to raise the money. तो लोगों के ये जो sale of indulgence है उससे पैसा बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे. ये चीज़ लूथर ने पकड़ ली, उन्होंने इस प्रैक्टिस को अपोज किया. ओके, अभी यहाँ पे लूथर साहब ने क्या किया. जॉन टेंजिल जब विटनबर्ग्स गए तो लूथर ने ये जो लिस्ट ऑफ अब्यूजेस ऑफ इंडल्जेंस उसको चर्च के डोर के वहाँ पे बाहर नेल कर दिया. फिर आपके पोप लियो को समझ आ गया कि यार अब तो कुछ गड़बड़ होने वाली है. दैन ही एक्सकम्युनिकेटेड लूथर इन जनवरी 1521. एक्सकम्युनिकेटेड का मतलब this is basically action of officially excluding someone from the participation in the services of the Christian church. यानी कि चर्च से अब इनको बहिष्कृत कर दिया गया था. फिर लूथर बर्न दिस ऑर्डर इन पब्लिक. ये जो ऑर्डर निकाला गया उसको उन्होंने पब्लिक में जला दिया. फिर पोप गए चार्ल्स V के पास, ठीक है, हु वाज अ रोमन एम्परर. तो उनसे बोला कि यार लूथर को अब आप क्या करो, पनिश करो, क्योंकि वो चर्च के खिलाफ बोल रहा है. बट लूथर का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा था जर्मन प्रिंसेस की तरफ से. ओके, बट फिर भी वो एम्परर के सामने अपीयर किया, है ना. एंड लूथर को फिर गिल्टी साबित भी किया गया. बट बिफोर द इम्प्रिजमेंट उनको उनके दोस्तों ने वहाँ से भगा लिया. उसके बाद उन्होंने जो न्यू टेस्टामेंट है उसको ओरिजिनल ग्रीक लैंग्वेज में थी, उसको जर्मन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया. उन्होंने बहुत ही पॉपुलर बुक द स्मॉल कैटेचिज्म जो है 1529 में वो लिखी, पब्लिश की. एंड देन ही लेफ्ट टू द लाइफ ऑफ सिक्लूशन टिल द डेथ इन 1546.
ओके, ये जो इमेज है वो चार्ल्स फाइव की है। अब बात करते हैं जब लूथर चले गए उसके बाद क्या हुआ। रूरल पीपल जो थे जर्मनी के, उन्होंने रिलीजियस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया एंड दे बिकेम द पीजेंट्स ऑफ वॉर इन 1524 एंड 25। ये जो रिवॉल्ट था वो बहुत ही बुरी तरीके से सप्रेस किया गया, बहुत से पीजन को मासकर कर दिया गया। इट वॉज अ वेरी वेरी बिग ग्रेट मासकर in the Diet of Spears, which met in 1526, the religious question was raised against the German princes. फिर यहाँ पे इस पूरी डाइट ने बोला कि आप एक काम करो, प्रिंसेस को बोला कि आप अपना रिलीजन खुद से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट आपके जो एम्परर चार्ल्स फाइव थे उन्होंने इस डिसीजन को रिवोक कर लिया 1529 में, एंड देयरफॉर जर्मन प्रिंसेस ड्रू अपॉन अ प्रोटेस्ट। जर्मन प्रिंसेस प्रोटेस्ट में आ गए और अपने आप को बोलने लगे प्रोटेस्टेंट्स, और यहीं से वो आपका ओरिजिनेट हुआ है नाम। एंड इट वॉज ओनली इन द पीस ऑफ ऑक्सबर्ग इन 1555 फॉर्मल अप्रूवल दिया गया था एम्परर के द्वारा कि प्रिंसेस या तो कैथोलिक रह सकते हैं या फिर लूथरन रह सकते हैं। अब लूथरन कहाँ से आया वर्ड, मार्टिन लूथर से ही आया, ओके। इट ऑल्सो गेव recognition only to Lutherans Act, not the Zwinglianism और कैल्विनिज्म। वो आप आगे 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 जाके पढ़ेंगे आगे सेशन में कि ये दो क्या होते हैं। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लूथर की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोगों को बोला कि आप अलाउड हो, okay. So this is it about this particular session wherein which we discussed the causes and the reformation and Martin Luther. In the next session हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, and this is it about this session. I hope you like this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint 2PSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपने बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।